चलो फिर चैप्टर नंबर 19 है और चैप्टर नंबर 19 का नाम है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट। ठीक है, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहला जो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है कि नीड फॉर एडजस्टमेंट इन द फाइनल अकाउंट्स। तो देखो, जब मैंने बात कही थी लास्ट वाले चैप्टर पर, तो हमने बात कही थी कि भैया फाइनल अकाउंट में क्या क्या आने वाला है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये हम लास्ट वाले चैप्टर से सीख के आए हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं वो फाइनल अकाउंट में कि ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एवरी ईयर टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द ईयर। यहाँ पे मैंने दो बातें तुमको कही थी, मैंने कहा था इसको बार बार चीज़ों को समझ के चलना कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वहाँ पर एक वर्ड मैं बार बार बोलता हूँ अकाउंटिंग पीरियड। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम पूरे साल भर का बनाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड मेरे पास जनरली कितने महीने का होता है? 12 महीने का हम बनाते हैं। दूसरी ओर जब मैं बात करूँ बैलेंस शीट जो हम सीखते हैं, उसमें हमें क्या पता चलता है? फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है, जहाँ पर आप एज एट लिखते हो। हम क्या करते हैं, हम बैलेंस शीट किसी हम एक पर्टिकुलर डेट को बनाते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस और जो ट्रेडिंग है वो पूरे पीरियड का बनता है। इतनी बात समझ में आ रही? अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमको क्या बोलता है कि रेवेन्यू आर अकाउंटेड इन द बुक्स व्हेन दे आर अर्न वेदर रिसीव्ड और नॉट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज़ को समझना, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक से। अकॉर्डिंग टू द एक्यूरल कॉन्सेप्ट हमको क्या बता रहा है कि भैया अगर मैंने कोई इनकम कमा ली, मेरे पास कोई रेवेन्यू अगर मैंने कमा ली, अर्न मैंने कर ली, चाहे वो मुझको मिले चाहे ना मिले, वो मुझको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यहाँ पे इस तरीके से समझो। मैंने कहा कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा काम है बच्चों को सर्विस प्रोवाइड करना, हम उनको ट्यूशन सर्विस दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने उसको कमा लिया, एग्जाम्पल के तौर पे अर्न, मान लेते हैं कि हमने क्या करा, ये हो गया मेरे पास अप्रैल, ये हो गया मेरे पास मार्च। हमने यहाँ पर सपोज करते हैं बच्चों को पढ़ाया पूरा। मान लेते हैं कि हमने एक कोर्स दिया, मैंने कहा कि मान लो कि मैंने बोला कि मैं 12th को पढ़ाता हूँ और मेरे एक बुक कंप्लीट करने के मैंने कहा मैं सपोज करते हैं 20,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही? लेकिन मुझको क्या हुआ, अप्रैल टू मार्च तक क्या हुआ, मुझको जो फ़ीस मिली कितनी मिली, वो सिर्फ मुझको 15,000 मिली। अभी 5,000 मिलना बाकी है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। अभी कितनी मिली? 15,000 मिली, 5,000 अभी मिलना बाकी है। तो वो मुझको यहाँ पर मिली कहीं नेक्स्ट ईयर पर जाकर। ठीक है, तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि आपको 20,000 रिकॉर्ड करना है, 15 मत रिकॉर्ड करना, जो आपने क्या करिए इस साल अर्न करिए। अब थोड़ी सी बात समझ में आई? दोबारा से बुक पे आते हैं। बुक में क्या लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू एक्यूरल कॉन्सेप्ट रेवेन्यूज आर अकाउंटेड इन द बुक्स व्हेन दे आर अर्न। जब आपने उसको कमाया, चाहे वो रिसीव्ड हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली एक्सपेंसेस को भी हम सेम इसी तरीके से करेंगे कि व्हेन दे इनकर्ड, जब मैंने खर्चे करे तभी मैं उनको क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा, चाहे मैं उनको पेड करूँ चाहे ना पे करूँ। समझ में आया? एक्यूरल कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ में आई? अब वो बोल रहे हैं कि दस इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेंसेस incurred whether paid or not are or income earned whether received or not for the accounting year are recorded and included in the final account। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, ये एडजस्टमेंट करके चलनी पड़ती है। therefore expenses incurred whether paid or not are included। ध्यान से मेरी बात को समझना, खर्चे चाहे मैंने करे हों, मतलब मेरे पास से पैसा चाहे गया हो चाहे ना गया हो, मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। इनकम चाहे मुझको पैसा भी ना मिला हो या मुझको मिल गया हो तो भी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। एक्सपेंसेस पेड रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट ईयर। सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है? ईयर्स आर एक्सक्लूडेड। सब्सिक्वेंट मतलब आने वाले साल में, उसको मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड करूँगा। इनकम मुझको अगर एडवांस में मिल गई रिलेटिंग टू द सब्सिक्वेंट ईयर, उसको भी मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सक्लूड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो, मैंने इनको अलग से आपको यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दिया है कि इंक्लूड किस किस को करना है और आपको एक्सक्लूड किस किस को करके चलना है। लायबिलिटीज़ चाहे वो मैंने पे करी हो चाहे वो मैंने ना पे करी हो, चाहे वो मैंने पे करी हो चाहे वो मैंने ना पे करी हो, मुझको रिकॉर्ड करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बुक पे आते हैं, लिखा हुआ आ फर्म क्लोजेज इट्स बुक ऑन 31 मार्च ईच ईयर, रेंट फॉर द मंथ ऑफ अ मार्च इज़ नॉट पेड। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मैं यहाँ पर अब फिर द अमाउंट हैज़ टू बी पेड बिकॉज द एक्सपेंसेस हैज़ बीन incurred, therefore rent for the month of a March should be accounted as expense as shown as liability। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूँ। मैंने कहा कि सपोज करते हैं कि मैंने कोई जगह ली रेंट में, ठीक है, मुझको वहाँ पर क्या करना पड़ता है कि मेरा जो पर महीने का रेंट है सपोज करते हो 10,000 रुपीज़ है। लेकिन मेरे साथ क्या है कि जब मेरे पास अप्रैल का महीना पूरा होता है तो मैं सपोज करते अप्रैल है तो मैं मई में पे करूँगा। मई का
जून में, सपोज करते हैं कि मैं 1 महीने बाद पे करता हूँ। अप्रैल का कब पे कर रहा हूँ मैं? मई में। फिर जो मई का जो मंथ का रहेगा वो मैं कब पे करूँगा? इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या रहेगा कि जब आप इसकी पूरी कैलकुलेशन देखोगे तो अप्रैल से लेकर जब मैं मार्च तक की बात कर रहा हूँ तो मेरे पास जो खर्चा हुआ वो तो पूरे 12 महीने का हो ही गया, है ना। लेकिन इसमें से जो मैंने पेड करा वो सिर्फ 11 मंथ्स का ही पेड करा, और जो 1 महीने का जो अभी पे करना है इसको मैं बोलता हूँ आउटस्टैंडिंग, जो अभी रह रखा है, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो तुम बोलोगे कि भैया जो तुम्हारे पास जो आउटस्टैंडिंग रेंट है आपके सर में क्या बन जाएगी? लिएबिलिटी बन जाएगी। फिर मेरे पास एक्सपेंसेस हुआ कितना? एक्सपेंसेस रेंट का कितना हुआ बताओ? यहाँ पे देख के बताओ ना। अगर 1 महीने का रेंट मेरे पास 10,000 रुपीज़ का था और मैंने कहा कि मैंने 12 महीने का रेंट मेरे पास क्या हो गया? 11 महीने का मैंने पे कर लिया, अभी 1 महीने का पे करना बाकी है, तो मेरे पास खर्चा हुआ कितना? 10,000। नहीं, आप बोलोगे कि भैया आपके पास 12 मंथ्स का पूरा खर्चा हुआ है 12 महीने का, ठीक है, जिसमें से आपने 1,10,000 मतलब 11 महीने का तो तुमने पेड कर दिया और अभी 10,000 रुपीज़ पे करना बाकी है। क्लियर हुई बात या नहीं आ रही? अब देखो ध्यान से इस चीज़ को। अगर मैं इसकी एंट्री पर बात करता हूँ, चलो अभी धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 1 समझ में आया? क्या हुआ? एग्जाम्पल फर्स्ट के बाद अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सेकंड वाले पर ध्यान देना। इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ पेड फॉर द 12 मंथ्स। हमने क्या करा? 12 महीने के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करी, लेकिन कब से पे करी? 1 अक्टूबर से पे करी। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, अपनी कार की मैंने अभी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करी थी जून के महीने पर, तो मुझे उसका बेनिफिट 1 साल तक मिलेगा, मतलब नेक्स्ट मुझको मई तक उसका बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं आया समझ में? इंश्योरेंस प्रीमियम जब हम कार की पे करते हैं तो उसका मुझको बेनिफिट कितने महीने तक मिलता है? 12 महीने तक मिलता है। इतनी बात समझ में आ रही? कितने महीने तक मिलेगा? मैंने सपोज करते हैं मैंने जून में दी, मुझे इसका आने वाले मई तक मुझको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैंने जून 24 पे दी, मई 25 तक मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो मेरी जो बुक्स क्लोज होती हैं वो कब क्लोज होती है? मार्च में। तो मैं सिर्फ इतना ही रिकॉर्ड करूँगा। मैं सिर्फ कहाँ तक रिकॉर्ड करूँगा? जून से लेके मार्च तक का ही रिकॉर्ड करूँगा। समझ में आए? अब तुम बोलोगे कि भैया जो तुमने एडवांस में दी दिया ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? तो मैंने कहा जो मैंने एडवांस में दिया ये मेरे पास असेट्स बन जाएगा। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही? बुक में आ जाओ। तो बुक वाले क्या लिखते हैं? बुक में ध्यान देना, इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ पेड फॉर 12 मंथ्स। हमने क्या करा? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए। लेकिन कब पे करा? 1 अक्टूबर को। लेकिन अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे? 31 मार्च को हर एक साल को। तो फिर वो क्या करें? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इज़ फॉर 6 मंथ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर एंड 6 मंथ्स ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यही तो हुआ। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैंने पे करे 6 महीने का। तो 6 महीने तो इस साल के हो गए, बाकी के 6 महीने मैंने एडवांस में पे कर दिए। तो बोले हाफ ऑफ द प्रीमियम पेड, तो इस साल का मेरे पास खर्चा हो जाएगा। और जो बाकी के जो नेक्स्ट ईयर का है वो क्या है? एक्सपेंस। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द नेक्स्ट ईयर इज शोन एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंसेस इन द करंट ईयर विल बी ट्रांसफर टू द एक्सपेंस इंश्योरेंस अकाउंट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। समझ में आई बात या नहीं आ रही? और अगर मैंने उसको एडवांस में पे कर दिया तो मेरे लिए असेट्स बन जाते हैं। थर्ड वाले पे वो क्या बोल रहे हैं कि गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगर हम उधार पे उसको बेचते हैं, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन द नेक्स्ट ईयर, तो सेल्स शुड बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू बिकॉज राइट टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश। समझ में आए? अगर मैं उधार पे भी सेल करूँगा तो भी मैं उसको यहीं पर ही रिकॉर्ड करूँगा। फोर्थ वाले में वो क्या बोलते हैं? एडवांस अगेन सेल ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड फॉर द सेल इज़ टू बी मेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा जो सेल है, मैंने कहा जो सेल है वो तो मेरे पास कब होगी? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पर होगी। सपोज करते ये चल रहा मेरे पास 2024 से लेके 25 तक चलेगा, लेकिन मैंने मान लेते कि मैंने सेल करनी है 25 से लेके 26 में। सेल मैंने करनी है यहाँ पर कहीं पर, लेकिन मैंने इसका पैसा रिसीव यहाँ पर कर लिया। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही है? सेल कब होगी? यहाँ पर होगी। पैसा मैंने यहाँ पर रिसीव कर लिया। अगर मैं एडवांस में पैसा रिसीव कर लूँगा तो मेरे सर पे क्या आ जाएगी? लायबिलिटीज़ आ जाएगी। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? भले चाहे सेल्स में यहाँ पर करूँगा, लेकिन मैंने अगर एडवांस में पैसा रिसीव कर लिया तो यहाँ पर मेरे सर में क्या बन जाएगी? लायबिलिटीज़ बन जाएगी। बुक पे आते हैं, पढ़ के देखते हैं। एडवांस अगेन सेल ऑफ गुड्स इज रिसीव्ड फॉर द सेल इज टू बी मेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इट शुड बी रिकॉग्नाइज एज रेवेन्यू इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये भैया रेवेन्यू कब का होगा? जब मैं भैया सेल करूँगा एक्चुअली में। फिर वो बोलते हैं कि व्हेन द सेल इज मेड इन द
करंट ईयर इज शोन एज द एडवांस रिसीव्ड। इस साल में कैसे करके शो करूँगा, एडवांस रिसीव्ड में। अगर मैंने किसी से एडवांस ले लिया, सपोज करते हैं कि मैं क्या करता हूँ कि मैंने अगर फीस एडवांस में ले ली तो मैं महीने भर तो पढ़ाने के लिए लायबल हूँ, तो मेरे लिए क्या बन जाती है, वो एल प्लस लायबिलिटी बन जाती है। क्लियर हुआ? आपको ये क्लासिफिकेशन अभी धीरे धीरे करके सीखनी पड़ेगी। इन द एंटरप्राइज देयर आर अ नंबर ऑफ अ ट्रांजेक्शन relating to expenses and incomes which needs to be adjusted. If such items are not adjusted or brought into the current year's book of account, final account will not show the true and a fair view of the results. ठीक है? All such items which need to be brought into the books of the accounts at the time of the preparing of the final accounts are called adjustments. Journal entries are passed to affect the required adjustment. These entries are known as adjusting and adjustment entries. तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ पासिंग दिस एडजस्टमेंट एंट्रीज इज टू डिटरमाइन, क्या करना चाह रहे हैं कि हमको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले और ट्रू एंड फेयर व्यू हमको फाइनेंशियल पोजीशन का पता चले। याद रखना, फाइनेंशियल पोजीशन में जब जब वर्ड बोलूँगा आप क्या बोलोगी, बैलेंस शीट। ठीक है? एडजस्टमेंट में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वाइल पासिंग द एडजस्टमेंट और रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन ड्यूअल एस्पेक्ट्स और एस्पेक्ट्स कॉन्सेप्ट और अ प्रिंसिपल इज फॉलोज। क्या मतलब होता है इसका, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके डबल इफेक्ट होते हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके क्या होते हैं, डबल इफेक्ट होते हैं। ठीक है? ड्यूअल इफेक्ट का मतलब ये होता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हुआ कि सपोज करते हैं कि मैंने गुड्स परचेज करे, तो जब मैंने गुड्स पर परचेज करे तो मेरे पास जो असेट्स है, मतलब जो मेरे पास जो गुड्स है वो तो मेरे पास बढ़ जाएंगे और मेरे पास से कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। थोड़ी बात समझ में आ रही? उधार पे मैंने अगर परचेज़ करी, सपोज करते हैं अगर मैंने क्रेडिट पे परचेज़ करे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो गुड्स है वो तो मेरे पास बढ़ जाएंगे, लेकिन मेरे सर में क्या आ जाएगी, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ भी मेरे पास बढ़ जाएगी। तो ये इसके क्या होता है, डबल इफेक्ट होगा। ठीक है? आगे हम पढ़ के देखते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं हमको, इट मीन्स दैट इट शुड बी एंश्योर दैट द अमाउंट्स इज डेबिटेड टू वन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू अनदर। इसका मतलब हम डबल एंट्री समझते हैं। दस द इफेक्ट ऑफ एवरी एडजस्टमेंट विल बी एट अ टू प्लेसेस इन द फाइनल अकाउंट। एक कौन सा हो जाएगा, डेबिट, दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। द इफेक्ट ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट aspects of the adjustment may be confined only to trading and profit and loss account or may affect both trading and profit and loss account as well as balance sheet. ठीक है? अभी एक एक करके हम सबको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इफ़ एन एडजस्टमेंट इज फॉर द गुड्स ऑफ ₹10,000 गिवन एज अ सैम्पल। मैंने क्या करा, 10,000 रुपये के 10,000 रुपीज़ के मैंने गुड्स को क्या कर दिया, फ्री सैम्पल के तौर पर बांट दिया। तो मुझको उसको अपनी परचेजेस से कम करना पड़ेगा। और आपको ध्यान होगा कि परचेजेस हम कहाँ पर दिखाते थे, ट्रेडिंग में, वहाँ से मैं उसको कम कर दूंगा। और जो मैं जो फ्री सैम्पल दूंगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा आ जाएगा। आया समझ में? आगे 10 एस्पेक्ट ने क्या करा भैया, ट्रेडिंग को किया इफेक्ट और दूसरे ने किया भैया प्रॉफिट एंड लॉस को। तो आपको ये डबल एस्पेक्ट समझ में आ रहा होगा। आगे मैं बढ़ता हूँ। इसमें बैलेंस शीट कुछ भी इफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन सिमिलरली एक और दूसरी एडजस्टमेंट है। हमने क्या करे, 5,000 रुपीज़ की हमने क्या करे, परचेज़ करे। 5,000 रुपीज़ की मैंने क्या करी, परचेज़ करी, जिसमें एक मशीनरी भी थी 1 लाख रुपीज़ की। तो आपको पता है कि मशीनरी को हम अलग से दिखाते हैं। तो 1 लाख हमको यहाँ पे परचेजेस से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ट्रेडिंग से, और जो 1 लाख को हमको ऐड करना पड़ेगा कहाँ पर, मशीनरी पर, असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पर। तो इस तरीके की हमको यहाँ पर एडजस्टमेंट करके चलनी है। इन दिस एडजस्टमेंट बोथ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एज वेल एज बैलेंस शीट हैव बीन अफेक्टेड। ठीक है जी? तो लेट अस डिस्कस दिस एडजस्टमेंट एंड दियर ट्रीटमेंट इन द फाइनल अकाउंट। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली वाली जो मेरे पास जो ट्रीटमेंट है वो है भैया क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मुझको बताओ मैडम, क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री, क्या होता है? जब हम क्लोज करते हैं बुक्स को। नहीं, आप मुझको बोलोगे कि भैया जब आप क्या कर रहे हो, अपने बुक्स को जो आप क्लोज कर रहे हो, जब मेरे पास साल खत्म हो रहा है जनरली 31 मार्च को या फिर 31 दिसंबर को, मतलब जब भी हमारी क्या हो रही है, बुक क्लोजर हो रही है, उस टाइम जो मेरा अनसोल्ड स्टॉक है, जो स्टॉक मेरा नहीं बिका, वो मेरे पास क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा या फिर इन्वेंट्री हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? बुक क्या लिख रही है कि क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मीन्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ? अनसोल्ड गुड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास अकाउंटिंग पीरियड पर नहीं बिका। इतनी मेरी बात समझ में आई? इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज़ अ कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट
अकाउंटिंग पीरियड में कहाँ पे जाता है, ओपनिंग स्टॉक पर जाता है। इमेजिन करके देखो कि आपका बिजनेस है, आपका मान लेते हैं कि सामने वो साइकिल वालों की दुकान है ना यहाँ पर मार्केट में, तो इनके पास जितनी भी साइकिल है, क्या है, किसी एक शॉप का नाम बताओ मुझको। नरूला। तो हमने कहा कि हमारे पास एक बिजनेस है, ये है मान लो नरूला साइकिल, ठीक है। 31 मार्च को क्या, अगर मैं बात करता हूँ 31 मार्च 2025 को आप इनके शॉप में जाना और पूछना कि सर क्या आपकी सारी की सारी साइकिल बिक चुकी हैं, तो क्या बोलेंगे वो, बिक जाएंगी? वो बोलेंगे नहीं। तो आप उनको बोलना कि भैया इस डेट पर ये आपका क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है, क्या है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के नाम से हम इसको जान सकते हैं। फिर वो बोलेंगे ठीक है। वो फिर आप उनको समझाना कि जो अभी आपका क्लोजिंग है यही अब 1 तारीख को, इसके बाद कौन सी डेट आ जाएगी, 1 अप्रैल 25 आ जाएगी, यही आपका क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक और या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी, यही हो जाएगा। अच्छा, बुक में वापस से आते हैं तो लिखा हुआ है कि भैया क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री मींस द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, वो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट साल पर। ओपनिंग स्टॉक सिंस द क्लोजिंग स्टॉक इज नोन ओनली एट द एंड ऑफ द accounting year, it is not included in the trial balance, it is normally given outside the trial balance as an additional information। जनरली आपको ये क्या मिलेगा, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देखने के लिए मिलता है, ठीक है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको मिलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, जितनी भी एडजस्टमेंट या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मुझको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दी हुई रहती है, जो भी इंफॉर्मेशन मुझको आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस गिवन रहेंगी, कहाँ पर, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ये आप डबल जगह पर दिखाओगे, ठीक है, इनके डबल इफेक्ट हमको दिखा के चलने, ठीक है। आ जाते हैं बुक में वापस। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट लाइन पर कि जीपी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस इज डिटरमाइंड बाय टेकिंग क्लोजिंग स्टॉक इन द ट्रेडिंग अकाउंट। जब तक आप क्या करोगे, आपने अगर क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग पर नहीं दिखाया तो आपको करेक्ट जीपी या फिर जीएल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? बताओ ऐसा क्यों? नरूला साइकिल वालों के हम पास में गए तो हमें उनका, जब हम उनका ट्रेडिंग बना रहे हैं तो हमें उनका क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिखाना पड़ रहा है? क्योंकि वो स्टॉक बचा हुआ है और उनका स्टॉक बचा हुआ है। आप कहोगे कि भैया ये स्टॉक तो है आपका ही ना, आज नहीं बिका तो कल तो बिक जाएगा, लेकिन अगर आपने जीपी या जीएल कैलकुलेट करते हुए इसको इंक्लूड नहीं करा तो आपका सही जीएल या जीपी नहीं आएगा। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? तो पहली ट्रीटमेंट तो मुझको इसकी ये समझ में आ गई कि मैं क्या करूँगा, क्लोजिंग स्टॉक को, पहला नोट्स बनाना बड़े ध्यान से, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको क्लोजिंग स्टॉक को पहले तो कहाँ पर दिखाने वाला हूँ, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज़ आगे जब मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो देखो क्या लिखते हैं बुक में। बुक लिख रही है कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। ध्यान से समझना, बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, मैं तुम्हारे साथ 4 बार इसको कहूँगा। क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करने के लिए कॉस्ट भी दी हुई रहेगी, एनआरवी भी दी हुई रहेगी या मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से हमको इसको लोअर पे रिकॉर्ड करना है। मुझको बताओ क्या होता है कॉस्ट और क्या होता है एनआरवी? कॉस्ट जो उसकी मार्केट कॉस्ट होती है और एक मार्केट वैल्यू होती है। हाँ, क्या होती है? जैसे 20,000 का गुड है, गुड्स है, ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस अगर नीचे आ गया या 19,000 हो गया तो जो मार्केट वैल्यू हो गया हम उस पर उसको एंट्री करेंगे। बहुत सही। आपने मुझको कहा कि हम एग्जाम्पल इनका लेके चल रहे हैं नरूला साइकिल वालों का। सपोज करते हैं कि कॉस्ट मतलब है ये आपके पास हो गई सुंदर प्यारी नरूला साइकिल। इन लोगों ने क्या करा कि जहाँ से साइकिल को क्या करा, परचेज़ करा। सपोज करते हैं ये परचेज़ करते हैं, मान लेते हैं दिल्ली से, ठीक है मैडम। इन्होंने मान लेते हैं कि एक साइकिल जो परचेज़ करी वो 20,000 रुपीज़ की परचेज़ करी। कितनी करी? तो ये क्या हो जाएगा, इनके लिए कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे ना मेरे पास मल्टीपल सिचुएशन बन सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि सपोज करते जब इसको बेचने गए 3 कंडीशन मेरे पास, या मान लो 2 ही कंडीशन लगा के चल लेते हैं। एक कंडीशन ये हो सकती है कि इस साइकिल की मार्केट में वैल्यू इनको 30,000 मिल जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इसमें कुछ डिफेक्टिव रहा या कुछ हुआ तो इनको वहाँ से सिर्फ 19,000 रुपीज़ ही मिल रही, पॉसिबल है ना। तो अब वो क्या कह रहा है, जो ये जो पैसा जो मिल सकता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इसको मैं बोलता हूँ नेट रियलाइजेबल
वैल्यू जो मिल सकता है, या फिर जो मार्केट में जो इसकी MV है, मार्केट वैल्यू। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कॉस्ट को मार्केट वैल्यू के साथ। इन दोनों में से जो क्या होगा, लोअर होगा, LOWER, जो क्या होगा, लोअर होगा, उस पर मुझको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, 20,000 को देखोगे, 30,000 को कम कौन सा है, 20,000, या फिर यहाँ पे मैं और लिख देता हूँ। ठीक है ना, 20,000 को देखोगे 19,000 के साथ कम कौन सा है, तो इसमें रिकॉर्ड करोगे। इतना सिंपल सा है। ठीक है, अभी जब जाना फिर दोबारा से जब इन नोट्स को देखोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। बोरे क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल, मतलब मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझको ये बोलता है कि फ्यूचर के होने वाले लॉसेस को आप पहले से रिकॉर्ड करो। अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो उसको पहले से रिकॉर्ड करो। प्रॉफिट को तब रिकॉर्ड करना जब वो एक्चुअल में होंगे। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर देखो फाइनल अकाउंट में हम किस तरीके से करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक दिया टू ट्रेडिंग। एंट्री समझ में आ रही, एंट्री तुमको ना भी समझ में आए तो देखो उसका एक तरीका मैं तुमको अभी समझा देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हो। आपको पता है कि एक इतना तो अब दिमाग में बात बैठी गई कि अगर मैं बना रहा हूँ ट्रेडिंग तो कहाँ पर आता है, बाय क्लोजिंग स्टॉक है, यहीं पर ही आता है ना। तो एंट्री क्या बन जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक DR टू ट्रेडिंग। अगर ये 2 वाले यहाँ पर मान लेते परचेज होता तो ट्रेडिंग DR टू परचेज। आया समझ में या नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैं बात करता हूँ दियर आफ्टर द क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द फाइनल अकाउंट। किस तरीके से, एक तो ये कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग। ये तुमको समझ में आया, चर्चा करूँ इसमें पहले वाले पॉइंट में। क्रेडिट साइड सही है। ठीक है, दूसरा वाला कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर आएगा, असेट साइड पर। कहाँ पर, करंट असेट्स वाले कॉलम पर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपने एक चीज़ मेरे साथ सीख ली है, आपने कहा कि भैया जो करंट वो है मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है वो क्या होता है, करंट असेट्स होता है। क्लियर हो रही है बात। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, करंट असेट्स होता है। अब तुमने मेरे को पहली चीज़ मेरे साथ सीखी थी कि जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस से बाहर दी हुई जाएगी उसके डबल इफेक्ट होंगे। क्लोजिंग स्टॉक अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो ट्रेडिंग पर आ जाएगा और बैलेंस शीट पर आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ जो तुमने सीखी कि कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का ध्यान रखना है, दोनों में से जो भी कम होगा उस पर आपको रिकॉर्ड करना है। क्लियर हुआ। ट्रेडिंग पर आप किस तरीके से शो करते हो, ये लिखा हो बाय क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट पर करंट अकाउंट में, करंट असेट्स में तो इस तरीके से अलग अलग। क्या अलग अलग, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट अलग, बैलेंस हाँ ट्रेडिंग अलग बनेगा, बैलेंस शीट अलग बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडजस्टेड परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। कई बार क्या रहता है कि हमारे पास ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट हुआ होता है। इसको हम ध्यान से इस चीज़ को समझना। तो मुझे बोलोगे भैया इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम परचेजेस में से पहले से ही क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करा हुआ है। समझ में आया। तो लिख रहे इफ़ क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। तो अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो तो एक ही जगह पर आएगा, बैलेंस शीट पे आएगा ना। बस इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो तो एक ही जगह पर आएगा। इट मीन्स दैट बोथ ओपनिंग स्टॉक and closing stock have been adjusted in the purchases. Therefore, opening stock will not be shown in the trial balance, but only adjusted purchase and closing stock will exist. ठीक है, मैंने लास्ट वाले चैप्टर पर ये बताया भी था कि एडजस्टेड प्राइवेट परचेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसके साथ मैंने कहा था कि कॉग्स का भी साथ में याद कर लेना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिर्फ उसी का ही अंतर होता है। एडजस्टेड पर परचेज को हम शोन कहाँ पर करते हैं, डेबिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और क्या हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे, नहीं। आप बोलोगे भैया क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा ट्रेडिंग में क्योंकि यहाँ पर आ चुका है। अब सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर आएगा, बैलेंस शीट पर आएगा। तो आपने क्या बोला कि यार इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक तो असेट्स पक्का है, 100% तो है ही। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट्स तो होता ही है। ठीक है, अगर इनसाइड में दिया हुआ रहेगा तो मैं सिर्फ उसको बैलेंस शीट पर दिखाऊंगा, अगर वो आउटसाइड भी दिया हुआ रहेगा तो उसके साथ में उसको ट्रेडिंग के क्रेडिट वाली साइड पर भी दिखाऊंगा। क्लियर हो गया। करंट एसेट्स में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट एज दीज आर ऑलरेडी एडजस्टेड इन द एडजस्टेड परचेजेस। ठीक है मैडम, पहली वाली समझ में आई। दूसरी वाली पर हम बात करते हैं। सेकेंड वाली आ रही है मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इमेजिन करके देखो कि मेरे वो खर्चे जो भी देने बाकी हैं, ये वो खर्चे जो भी देने बाकी हैं, एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गए लेकिन अभी तक मैंने उसको पे नहीं करा। एग्जाम्पल के तौर पर ना अभी हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू तो हो गया लेकिन मैंने उसको अभी तक पे नहीं करा। समझ में आ रहा।
तो मेरे सर पे क्या तुमको टेंशन दिखेगी? बिल्कुल, टेंशन जब दिखती है तो क्या हो रहा है भैया, लायबिलिटी बनती है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या बताया मैंने? कि मतलब एक्सपेंस है बट वो ड्यू हो चुका और हमने पे नहीं किया। एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल है कि मैंने रेंट पे करना था और वो किया नहीं और फिर ड्यू हो गया वो। ठीक है, तो खर्चा तो आपका हो ही गया, चाहे पे करो चाहे ना पे करो, है ना। लेकिन वो अब फिर साथ भी में रिकॉर्डेड होगा। अब लायबिलिटी भी आ जाएगी। तो लिख रहे यहाँ पर एक्सपेंसेस दैट हैव बीन इनकर ड्यूरिंग द ईयर। इस साल जो मैंने क्या कर दिए, खर्चे कर दिए, बट हैव नॉट बीन पेड, उनको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खर्चे तो मैंने कर दिए भाई, खर्चे तो उधार में भी करे जा सकते हैं, खर्चे तो उधार में भी करे जा सकते हैं, लेकिन अगर मैंने उसको पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा, मेरे सर में लायबिलिटी आ जाएगी। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर सच expenses are accounted in the books following the accrual concept of accounting। accrual का concept ये बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने वाला मीम्स देखा है, बाबा जी का जो छोटा वाला बाबा का मीम्स आ रहा है आजकल, तो वो बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। accrual concept क्या बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पैसा दिया या नहीं दिया। अगर तुमने खर्चा कर दिया तो भैया वो तुम्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो क्या बन जाएगा, साथ में तुम्हारी लायबिलिटी भी बन जाएगी। क्लियर हुआ? इमेजिन करके देखो, जब हम खर्चा करते हैं तो दो ही पॉसिबिलिटी मेरे पास बन पाती है। अभी सपोज करते हैं मैंने क्या करा, अपनी गाड़ी में मैंने कभी पेट्रोल डलवाया, तो जब मेरे पास खर्चा भी हुआ, कैश भी कम हो गया। अभी सपोज करूँ मैं अगर घर के लिए मैं राशन लेके जाऊँगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरे महीने में उधार में राशन खरीदते रहते हैं, तो महीने के एंड में जाकर हम पैसा देते हैं, तो हमारा तो उधार रोज ही हो रहा, मतलब खर्चा तो मेरा रोज ही हो रहा, साथ में मेरी क्या बन रही, लायबिलिटी बन रही। यही बन सकता है। तो दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अकाउंटेड, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड एंड लायबिलिटीज विल बी अंडर स्टेटेड। बड़ी अच्छी लाइन लिखी कि अगर आपने इनको नहीं रिकॉर्ड करा तो आपका जो प्रॉफिट है, क्या लिखा हो, दीज एक्सपेंसेस आर नॉट अकाउंटेड, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड एंड लायबिलिटीज हमारी क्या हो जाएगी, अंडर स्टेटेड हो जाएगी। क्लियर? तो दीज एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, वेजेस हो सकते हैं, सैलरीज हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हम पे नहीं करते, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। तो क्या क्रिएट करते हैं, लायबिलिटी कहाँ शो करते हैं हम, बैलेंस शीट में मैडम, बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट ऑफ द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? एक तो आप इसको कहाँ पर दिखाओगे, डेबिट में दिखाओगे। अब तुमने कहा यार ये मुझको बोल रहा है कि डेबिट में, इसका मतलब काय का रूल लगा रहा है, n- का। कैसे करके तुम अब सोचने लगे, तुम बोल रहे हो ये बोल रहा है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस तो क्या होता है, नॉमिनल होता है, फिर ये बता रहा है कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड करो तो n- का रूल लगेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। साथ में अब ये चीज़ें मुझको आउटसाइडर ट्रायल बैलेंस दी हुई रहती है, तो दो जगह पर जाएंगी, एडिंग द अमाउंट ऑफ द एग्जिस्टिंग एक्सपेंसेस अंडर द हेड एंड एज लायबिलिटीज इन द बैलेंस शीट, और साथ में लायबिलिटीज में भी जाएगा बैलेंस शीट में। कौन सी लायबिलिटी हो गई, करंट लायबिलिटी। ठीक है, कोई दिक्कत? याद करने का तरीका देखो, अभी आपने दो चीज़ें तो मेरे साथ सीख ही ली। आपने अभी सीखा क्लोजिंग स्टॉक, आपने बोला कि भैया क्लोजिंग स्टॉक कौन सा असेट्स होता है, करंट असेट्स। क्लोजिंग स्टॉक कौन सा असेट्स होता है, करंट। अभी आपने मेरे साथ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी समझ लिए, तो कौन सी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। इस तरीके से याद करते हुए चलना है। ठीक है, जैसे ये आ गया यहाँ पर देखो, इसमें मैं रूल भी लगा देता हूँ, एक्सपेंसेस DR2 आउटस्टैंडिंग सैलरी। एक्सपेंसेस में मैं यहाँ पर रूल लगा रहा हूँ n- का, इसमें मैं L+ का रूल लगा रहा हूँ। मैं 4 बार बोलूँगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना। मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब हम सैलरी पे करते हैं, तो मैं कहीं पे जॉब, मान लो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू समझो, जब हम किसी को सैलरी पे करें तो मान लो खर्चा है, 1 महीना काम करेंगे तब उसकी सैलरी देंगे, फिर 1 महीना काम करेंगे फिर उसकी सैलरी देंगे, फिर 1 महीना काम करेंगे फिर उसकी सैलरी देंगे। समझ में? इस तरह मार्च की सैलरी कब देंगे, अप्रैल में। समझ में आ रहा? तो खर्चा तो हमारा हो ही गया ना, जब हमने अपने एम्प्लॉय से काम करवा लिया तो सैलरी वेजेस का खर्चा तो हो ही गया। लेकिन क्योंकि अभी हमने पे नहीं करा, तो वो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर हुआ? आ गया समझ में? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होता है, लायबिलिटी। सैलरीज क्या होता है, नॉमिनल। कंफ्यूज मत होना। आ रहा समझ में या नहीं आ रहा? एक खुशी की बात यहाँ पर आएगी कि GST ऑन एडजस्टमेंट इज नॉट इन सिलेबस। तो इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस, अगर देखो अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो, ये तो पहली वाली कहानी को कौन सी मैंने बताई थी,
आउटसाइड अगर होता, तो आउटसाइड तुमको पता है भैया 2 जगह पर जाता है, लेकिन अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता, लेकिन अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता तो उसका मतलब है कि हम इसको एडजस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। एडजस्टिंग एंट्री हैड ऑलरेडी बीन पास। तो ये सिर्फ कहाँ पर जाएगी हमारी, ट्रेडिंग अकाउंट। कहाँ पर, नहीं इसी बैलेंस शीट में जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंसेस शोन इन द ट्रायल बैलेंस। दस इफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दीज आर शोन इन द बैलेंस शीट एज करंट लायबिलिटी। समझ में आया? इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, क्लोजिंग स्टॉक। बताओ उसके बारे में क्या क्या बातें बताई थी। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होता है, ठीक है, और वो बैलेंस शीट में होता है। if closing stock is given outside the trial balance, then we show closing stock in the credit side of the trading account and in the balance sheet इन द बैलेंस शीट heading current assets। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आउटस्टैंडिंग समझ में आ गया? अब हम देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हो, 5th वाला। बोल रहे हैं कि सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल भर हमने सैलरी जो पे करी, कितनी करी, 1,10,000। ये ट्रायल बैलेंस में हमको दिया हुआ है कि हमने 1,10,000 की क्या करी, सैलरी पे करी। और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में जो आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है, 10,000 है। समझ में आया? मैंने कितनी सैलरी पे करी, 1,10,000, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। और जो आउटस्टैंडिंग है वो कहाँ पर है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, जो भी देना बाकी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ। तो तुमने देखा, जैसे ही तुमने देखा कि आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, तुम बोल रहे हो कि भैया ये तो 2 जगह पर जाएगी। क्लियर? एंट्री बनाई सैलरीज डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि हमारा अगर हम किसी को सैलरी देंगे तो खर्चा होगा। खर्चा हम कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में। सैलरी डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 और 10,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। रूल काय का लगा रहा हूँ, रूल लगा लो। सैलरीज में काय का रूल लगाया, n माइनस का आउटस्टैंडिंग सैलरी पर L प्लस लियाबिलिटी भाई, लियाबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसका मतलब है इन इफेक्ट सैलरी विल बी शोन ऑन द डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000। तुम मुझे बोलोगे तुम करना क्या चाह रहे हो, मैंने कहा मैं एक्यूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाह रहा हूँ। इसको फॉलो करके क्या होगा, मैंने कहा चाहे अगर तुमने किसी से काम करवा लिया तो तुम्हें पेड और अनपेड में ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? 1,20 समझ में आ रहा? 1,10 कौन सी है यहाँ पे देखो, 1,10 कौन सी जो आपने पे कर चुके हो, और जो 10,000 है ये कौन सी है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है मैडम? एंड विल बी क्लोज बाय ट्रांसफरिंग डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी जो 10,000 की थी उसको हम कहाँ पे शो करेंगे, लियाबिलिटी में, बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत तो नहीं है? करने का तरीका यहाँ पर देख लो, सैलरीज में दिख रहा है, देखो सैलरीज देखो पहले आप, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ये दोनों। ठीक है, मेरे पास जो फाइनल अकाउंट में वो ये दोनों है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। फिर भी एक बार यहाँ पे ध्यान से समझना, एक एक चीज़ समझा। जो सैलरीज है, सैलरीज में काय का रूल लगाऊंगा, n माइनस। तो n माइनस तो मेरे यहाँ पर ही आते हैं। ठीक है, प्लस तो कुछ आएगा ही नहीं। ये वाला है सैलरीज डीआर टू बैंक, बोलो मेरे साथ, सैलरीज डीआर टू बैंक, सैलरीज डीआर टू बैंक, सैलरीज डीआर टू बैंक। तो ये वो सैलरी जो आपने पे करी। दूसरी सैलरीज डीआर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो पे करने बाकी है। ये आया समझ में, पढ़ पा रही हो? सैलरीज डीआर टू बैंक जो आपने पे कर दी, ये कहाँ पर दिखेगी आपको बहुत सही जवाब, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। सैलरीज डीआर टू बैंक जो आप दे चुके हो कहाँ पे दिखेगी, इनसाइड द ट्रायल बैलेंस। और जो देनी बाकी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये जनरली कहाँ दिखेगी, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। समझ में आया? तो टोटल 1,20 की सैलरी हो गई, 1,20 आपने यहाँ पे सैलरी दिखा दी। दूसरा खाता यहाँ पर बना हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसमें क्या का रूल लगाऊंगा, L प्लस लियाबिलिटी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज मतलब वो जो भी देना बाकी है, वो खर्चे जो भी देने बाकी हैं, तो वो क्या बोलेंगे, लियाबिलिटी, L प्लस। समझ में आया? तो ये 10,000 रुपीज़ समझ में आ गए सैलरी के, और ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब मेरे पास अभी लियाबिलिटी है कितने रुपए की, 10,000 रुपीज़ की। क्लियर? कोई दिक्कत? मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो तुम्हें पता ही चल गया कि प्रॉफिट एंड लॉस कौन सा खाता होता है, n माइनस यहाँ पर, n प्लस यहाँ पर। क्योंकि हम सैलरी देने की बात कर रहे हैं तो हम सैलरी को यहाँ पर दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस 2 सैलरीज। 1,10 की सैलरी समझ में आई, ऐड में कर दूंगा उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 10,000, टोटल कितना हो गया, 1,20,000। समझ में आया? सैलरी कितनी, 1,10, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी, 10,000, टोटल 1,20। तो मुझे अब इसके बारे में जो 2 लाइन बोलो, इससे तुम्हें क्या चीज़ समझ में आ रही है?
सैलरीज नॉमिनल अकाउंट होता है, तो हमने पे करी है 1,10,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो ड्यू थी वो हमने ऐड कर दिया 1 लाख में, तो हमारे को टोटल 1,20,000 हो गया। क्या 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 फिर से बोलना। सैलरीज हमारे नॉमिनल अकाउंट है, ये सैलरी हमने पे की है, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है जो हमारी ड्यू है, ठीक है तो हमने दोनों को ऐड करके 1,20,000 हो गया। ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब बात मेरी कंपनी क्या है, मेरी कंपनी मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्यूरल कॉन्सेप्ट भी यही वाली बात बोला कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने पे करा कि नहीं करा, अगर तुमने खर्चा करवा दिया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। अब भाई मैडम बात समझ में। तो ये आपने 2 सैलरीज लिख दी 1,10,000 की, तो ये वाली कौन सी जो आप पे कर चुकी हो और ये वाली कौन सी जो भी पे करनी बाकी है, समझ में आया। लेकिन ध्यान से इस चीज़ को समझना, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी तुम साथ में कहाँ पे दिखाओगे, बैलेंस शीट में, लिएबिलिटीज़ में। अब थोड़ी सी बात समझ में आ रही है, क्योंकि बाहर दी गई थी, आउटसाइड भी दी हुई रहेगी और इसका मतलब है कि अभी देनी बाकी है। क्लियर हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक आ गया कल, हाँ। ये आ गया दोनों, तो कर पाओगी नेक्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट, तो हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरे पास क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और बैंक और कैश मेरे पास क्रेडिट हो जाएंगे। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 में है कि रेंट फॉर द मार्च 2024 का कितना है, 20,000 है। मार्च का रेंट जो आउटस्टैंडिंग है कितना है, 20,000 है। ये कहाँ पर दिया हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ। तुमने देखा, ओह माय गॉड, जैसे ही तुमने देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे तुमने देखा एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 जगह पर आएगा कि रेंट जो मार्च 2024 का 2,020 रुपये देना बाकी है, तुम बोलोगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बताओ मैडम काय का रूल लगा इसमें, रेंट अकाउंट N- और आउटस्टैंडिंग L+। बहुत सही जवाब। आपने बोला रेंट में हम रूल लगाएंगे N- का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आउटस्टैंडिंग रेंट में L+ का रूल। फिर आ जाओगे प्रिंसिपल हमारे सेम वैसे ही लगने वाले हैं यहाँ पर, एक्यूरल का कॉन्सेप्ट कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, याद रखना। आगे अब हम बात करते हैं प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एग्जाम्पल के तौर पे कि जब आप एडवांस में ट्यूशन फीस पे कर रहे हो तो आपका असेट बनता है, याद रखना। जब आप एडवांस में ट्यूशन फीस पे कर रहे हो तो आपके लिए क्या बनेगा, असेट्स बनेगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में उसमें बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में। तो प्रीपेड या तो मैं ये प्रीपेड के नाम से आएगा, या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस के नाम से आएगा, या एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस के नाम से आएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है। क्लियर हुआ। तुम पोस्टपेड सिम यूज़ करती हो कि प्रीपेड सिम यूज़ करती हो? पोस्टपेड मतलब उसका बिल आता है, नहीं, प्रीपेड शायद, पता नहीं। बताओ। रिचार्ज करवाती हो ना, हाँ। तो हो गया प्रीपेड हो गया। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम ये तुम्हारे लिए क्या बनेगा, असेट्स बनेगा। कब तक? 1 महीने का, जब तक उसका, हाँ जो भी उसका टाइम होगा, ठीक है। तो बोले प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंस। अच्छा ये सारी बातें एक चीज़ समझना, ये पूरा चैप्टर ना, पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हें अगर अच्छे ढंग से समझना है तो हमेशा यहाँ पे समझना बस। आज कौन सी तारीख है? 30। नहीं, 31 मार्च समझ के चलना है। तो अगर तुम्हें इस चैप्टर को समझना है तो हमेशा ये समझो कि सारी की सारी बातें तुम 31 मार्च को कर रही हो। आया समझ में या नहीं आया? सारी के साथ, चाहे क्लोजिंग स्टॉक की बात करी, आउटस्टैंडिंग की बात करी, मैं कुछ भी बात करूँगा तो 31 मार्च ही समझ, ठीक है जी। आगे हम बढ़ते हैं। तो बोले प्रीपेड एक्सपेंसेस मीन्स द एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन एडवांस रिलेटिंग टू द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड। इस चैप्टर को समझने के लिए कौन सी डेट में है हम आज? 31 मार्च। तो सोचो कि मैंने 31 मार्च को अगले साल के लिए कुछ पैसा एडवांस में कुछ खर्चा कर दिया, ठीक है। तो जो उसका बेनिफिट है मुझे कब मिलेगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में। फॉर एग्जांपल जो हम प्रीपेड इंश्योरेंस वाला दिया था मैंने एग्जांपल, जब हम रेंट दे देते हैं एडवांस में, ये दिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही? जो प्रीपेड इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने बताया था, जो हमने रेंट दे दिया था, ये सबके सब काय के हैं एग्जांपल? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो क्या बनाते हैं ये आपके लिए? असेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? एंट्री समझो इसकी, देखो सपोज करते हैं, यहाँ पे समझना। मैंने सपोज करो मैंने इंश्योरेंस पे करा, मैंने सपोज करते हैं इंश्योरेंस पेड कर दिया अक्टूबर में, अक्टूबर 1 में पे कर दिया। तुम्हें पता है कि भैया जो तुम्हें इसका बेनिफिट 1 ईयर साल तक मिलने वाला है, तो मैं इसकी एंट्री लिख दूंगा इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर? मान लेते हैं 12,000 और 12,000 मैंने पे करा,
रूल का लगाया मैंने इंश्योरेंस में N माइनस का, इसमें A माइनस का, ठीक है, आ गया समझ में। फिर तुम मुझको यहाँ पर रोक लोगी, तुम बोलोगी ये तो तुमने अक्टूबर 1 में डाल दिया एंट्री, तो मुझे बोलोगी भाई रुको, अब कहाँ पर, 31 मार्च को रुको, अब 31 मार्च को तुम बोल रही हो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का तो तुमने चलो इस साल का दिया, और बाकी का तुम्हारे पास क्या हो गया, असेट तुम्हारे पास बन गए। तो मैं उसको बोल दूंगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट। अब हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को मुझे कम करना हो तो डेबिट में लिखो, तो उसे कहाँ लिख दो, क्रेडिट में। आया समझ में। इंश्योरेंस अकाउंट 6000 और 6000 समझ में आया। काय का रूल लगाया, प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे पास असेट्स बन गए और ये मेरे पास एडजस्ट हो गए। ठीक है मैडम, आ जाते हैं बुक में। तो देखो बुक वालों ने क्या लिखा, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है कि व्हेन प्रीपेड एक्सपेंसेस इज गिवन इन द एडजस्टमेंट, तुमने देखा हो आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस कितनी जगह आएगा, 2 कितनी जगह आएगा, 2 जगह आएगा। तो इट मीन्स द एक्सपेंसेस अकाउंट इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग पेमेंट रिलेटिंग टू फ्यूचर पीरियड। ठीक है, एडजस्टमेंट एंट्री समझिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस DR2 इंश्योरेंस का रूल लगाया था मैंने इसमें, प्रीपेड इंश्योरेंस में, A+। बहुत सही, और इसमें एडजस्ट हो गया है। ठीक है, एडजस्ट समझ में आ रहा है ना, यस। एडजस्ट मतलब मैंने उसको कम कर दिया अभी। इफेक्ट हम देखते हैं, तो इफेक्ट में वो लोग क्या बोल रहे हैं, द इफेक्ट ऑफ पासिंग द एंट्री इज क्रिएटिंग एन असेट। असेट्स बन रहे मेरे, कैसे बन रहे, अगर आप एडवांस में जब आप खर्चा करते हो तो आपके क्या बनते हैं, असेट्स बनते हैं। कौन से असेट्स बनते हैं, करंट असेट्स बनते हैं मैडम। और वो क्या कर देंगे, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस अंडर दी हेड बाय प्रीपेड अमाउंट। जैसे कि आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे इस तरीके से, देखो ये आपकी सुंदर प्यारी बैलेंस शीट, यहाँ पे तुमने दिखा दिया करंट असेट में प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। या हम इसको बोलेंगे प्रीपेड, या हम इसको बोलेंगे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीपेड भी बोल सकते हो आप इसको, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोल सकते हो। इसको हम शो कहाँ पे करते हैं, फाइनल अकाउंट पे करते हैं। तो प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड पार्ट ऑफ द एक्सपेंसेस से प्रीपेड इंश्योरेंस 1000 इज डिडक्टेड फ्रॉम द इंश्योरेंस प्रीमियम इन द प्रॉफिट एंड लॉस। क्या करेंगे हम, इसको डिडक्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं, डिडक्ट क्यों कर रहे हैं इसको, क्योंकि प्रीपेड है। क्योंकि प्रीपेड है। डिडक्ट हम इसलिए करें क्योंकि आप बोलोगे भैया इसका बेनिफिट आपको आने वाले अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा। क्यों कर रहे हैं हम इसको डिडक्ट, प्रीपेड है और आने वाले साल में क्योंकि बेनिफिट ऑफ द प्रीपेड एक्सपेंसेस कब मिलेगा, नेक्स्ट आने वाले अकाउंटिंग ईयर में और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, और दूसरी और तुम बोलो परेशान मत हो, अभी तुम भले ही इसको डिडक्ट करो, इस तरीके से सीखा करो, भले ही तुम इसको अभी डिडक्ट करो, लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारे करंट असेट्स भी बना रहे हैं, बैलेंस शीट पर भी तुम इसको दिखा देना। ठीक है जी। तो व्हेन प्रीपेड एक्सपेंसेस आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस इट मीन्स दैट एन एडजस्टिंग एंट्री हैज ऑलरेडी बीन पास। अगर इनसाइड में होता तो आप उसकी ऑलरेडी पास कर चुके हो, तब तो एक ही जगह पर जाएगा, एक जगह वो क्या है, बैलेंस शीट पर। क्लियर हुआ, तो बोलिए अच्छा मुझे समझ में आ रहा। तुमने अभी समझाया कि अगर इनसाइड हुआ तो ये भी बैलेंस शीट पर जा रहा प्रीपेड एक्सपेंसेस। इससे पहले तुमने समझाया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो भी बैलेंस शीट पर ही जा रहा था सिर्फ। इससे पहले तुमने बताया क्लोजिंग स्टॉक, वो भी सिर्फ बैलेंस शीट पर जा रहा। तो अगर इनसाइड हुआ तो सिर्फ कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट पर। आउटसाइड हुआ तो 2 जगह पर जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 7 आया, सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ₹4000 इज पेड आउट ऑफ विच 1000 फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस प्रीमियम DR2 बैंक, मानो मैंने पे करा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N- का रूल आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, A- का रूल आ जाएगा। लेकिन इसमें से सपोज करते हैं कि जो 1000 है वो नेक्स्ट साल के लिए, तो ये मेरे पास क्या बना देंगे, असेट्स, A+ का रूल, और ये क्या हो जाएगा, एडजस्ट। क्लियर होगी बात, नहीं आया? अरे यही तो था सेम। ये जब मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था अक्टूबर पर, तो मैंने लिखा था इंश्योरेंस DR2 बैंक, नहीं आया? इंश्योरेंस का खर्चा हम डेबिट में दिखाते हैं, पैसा मेरे पास से कम हो जाएगा तो हम क्रेडिट में दिखाएंगे 12,000। फिर तुमने मुझे मार्च 31 में रोक दिया, तुमने कहा रुक जा भाई, अब तुमने कहा कि यहाँ पर हमको हिसाब किताब करना पड़ेगा। तुमने कहा कि भाई जो तुमने ये अक्टूबर का दिया बेनिफिट 1 साल तक तो मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ समझा रहा हूँ मैं, तो प्रीपेड नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है। तुमने कहा कि भैया ये 31 मार्च को क्या हो रहा है कि जो प्रीपेड इंश्योरेंस है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। और इस इंश्योरेंस को कहाँ पर लिख दो, क्रेडिट में, एडजस्ट कर लो इसको। अब आया समझ में?
या नहीं आया? ये बात तो ठीक है, पर हम्म। पहले इंश्योरेंस प्रीमियम हमारे बैंक से गया, हाँ। पर जो प्रीपेड इंश्योरेंस है हम्म। तो इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम से कैसे गया? ये कम कर दिया। नहीं इंश्योरेंस प्रीमियम से नहीं गए वो, ऐसे नहीं समझते। इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने 4,000 रुपये पे करा। पहले मुझे तो यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने 4,000 रुपये पे करा। हाँ। आगे की लाइन लिखी हुई 1,000 रुपये नेक्स्ट साल का है। 1,000 रुपये नेक्स्ट साल। तो हमें उसको इस साल तो कम करना पड़ेगा। हम्म, हमें उससे इस साल तो कम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? तो अकाउंट्स में कम करने का तरीका क्या है कि जो चीज़ अगर डेबिट में उसको कम करना हो तो कहाँ लिख दो? क्रेडिट में लिख दो। अच्छा। नहीं आया समझ में? अब आया? तो तुम बोल रही हो ये तो मैंने 1,000 रुपये कम करा। मैंने कहा क्यों करा तुमने कम? क्योंकि तुम बोल रहे हो भाई इसका तुझे बेनिफिट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मिलेगा, और इसकी जगह तुमने क्या लिख दिया? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम A+। अब आया समझ में? आ गया। यहाँ पे देखो, इंश्योरेंस प्रीमियम का तुमने खाता बनाया, काय का रूल लगाऊंगा मैं उसमें? इंश्योरेंस N- प्रीमियम में तुमने बोला भैया N- का लगा दो, तो इंश्योरेंस प्रीमियम DR टू बैंक, इंश्योरेंस प्रीमियम DR टू बैंक। बैंक। ये समझ में आया? 4,000 रुपये। लेकिन तुम बोल रही हो कि भाई 1 मिनट रुक जा, इसमें से जो 1,000 रुपये हैं वो अगले साल का है। एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम DR टू इंश्योरेंस। तो इस साल का सिर्फ कितना जाएगा? 3,000 रुपये जाएगा PNL में। आया है समझ में? यस। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे पास क्या होता है? असेट्स A+। देख लो ये 1,000, इसका बैलेंस आ गया 1,000। ये और तो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस शो प्रीमियम कर। N+ हो जाएगा। हाँ इंश्योरेंस प्रीमियम तो N+ नहीं N-। दे नहीं रहे हो तुम अरे प्रीमियम। नहीं, इधर से तो कौन सा? ये हाँ। N+ का रूल भी लगा सकती हो, लेकिन ना उससे ना मैं फिर बच्चों को ना कोई लॉजिक नहीं समझा पाता। बच्चे मुझे बोलेंगे N+ का रूल तो तुम मैं कैसे समझाऊंगा? क्योंकि क्रेडिट है ना इंश्योरेंस प्रीमियम, इधर आके क्रेडिट क्रेडिट हो गया ऑल तो इनकम एंड गेन, इसलिए मैं एडजस्ट लिख देता हूँ। एडजस्ट ही तो कर रहा हूँ मैं उसको। समझ में आ रहा है ये क्या नहीं आ रहा? ये प्रॉफिट एंड लॉस समझ गई, नॉमिनल अकाउंट। Yes. इंश्योरेंस प्रीमियम समझे 4,000, इसमें से माइनस कर रहे। क्यों कर रहे हो भैया माइनस? क्योंकि इस साल का नहीं है, हमें तो सिर्फ 12 महीने की कहानी लिखनी है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे? माइनस। नहीं आया समझ में? तो 3,000 रुपये इस साल का मेरे पास नेट इंश्योरेंस प्रीमियम हो जाएगा, और बैलेंस शीट में मैं इसको यहाँ पर असेट साइड पर दिखा दूँगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? No. एडजस्टमेंट कर लोगे आप इतनी? तो नेक्स्ट ईयर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी ट्रांसफर टू द इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट पे। हम उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर? द प्रिंसिपल अप्लाइज टू ऑल एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर जिसका बेनिफिट हमको पार्शली या होली विल बी कंज्यूम्ड और दैट इज एग्जॉस्टेड इन द नेक्स्ट ईयर। ठीक है जी। कल हम इसमें चर्चा करेंगे अक्रूड और आउटस्टैंडिंग इनकम पे। इतना कर लोगी?